हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 30 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही किसे भारत का अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। तो जो उसका राइट आंसर है वो आर वेंकटरमणी है, जिनको दोबारा से नियुक्त किया गया है। हुआ क्या है, अभी भारत सरकार ने जो अटॉर्नी जनरल हैं फॉर इंडिया आर वेंकटरमणी को कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या है, 2 साल की बात कर रहे हैं। आज है 30 सितंबर, इसका मतलब क्या है, 30 सितंबर 2027 तक इनका जो है काम ये अपना काम करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने इस पद को 2022 में जो अपॉइंट किया था, तो ये है कहाँ से, ये पुडुचेरी से संबंध रखते हैं। और ये कौन थे, ये एक सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट थे। ये भी आप याद रखोगे कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये हमारे 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है, आपको ये याद रखना है कि भारत सरकार का एक चीफ लीगल एडवाइजर होता है, जो क्या करता है, भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, एक लीगल एडवाइस देता है। जो उसकी फॉर्मेशन हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी। जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो कौन करते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये क्या करते हैं, यह नियुक्ति केंद्र सरकार के, मतलब जो सेंटर की सरकार होती है, उसकी सलाह और रिकमेंडेशन पर दी जाती है। और ये किस आर्टिकल के अंदर आती है, 76(1) के तहत ये आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही विश्व हृदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है हृदय जो से संबंधित जितनी भी डिजीज होती हैं उन सब से। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है, जिससे हम लोगों को जो है उजागर करते हैं, उनको बताते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में। आपको ये याद रखना है कि हर साल 17.9 मिलियन लोगों की सिर्फ और सिर्फ मृत्यु होती है हृदय के रोग की वजह से। और दुनिया में जो होने वाली कुल मृत्यु है उसका 30% सिर्फ जो हार्ट डिजीज हैं उनकी वजह से उनकी डेथ होती है। और ये दिवस की जो स्टार्टिंग हुई थी 1999 में हुई थी, और जिसको वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और WHO ने मिलकर की थी। तो 2025 की जो थीम रही है, डोंट मिस अ बीट। उसके साथ साथ आप याद रखोगे कि जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं उसको ऑरिकल बोलते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। जो इम्प्योर ब्लड होता है यहाँ से आता है, और वो उसके पास जाएगा, वो लंग्स के पास, यहाँ से प्योर होके लेफ्ट साइड में जाकर यूरिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाता है। और एक चीज़ आप याद रखोगे कि जो आपके डॉक्टर सर्जन होते हैं जो हार्ट से संबंधित जो सर्जरीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस प्रकार के एथेनॉल के निर्यात को अनुमति दी गई है। तो वो 2G जो इथेनॉल है उसको अनुमति दी गई है अभी एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद पॉइंट क्या होता है, इथेनॉल ये हम न्यूज़ में देखते हैं 1G 2G 3G 4G होता क्या है। तो बायोफ्यूल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे फर्स्ट G जो बायोफ्यूल है वो किससे बनाया जाता है, गन्ने से, गुड़ से, मक्का से, चावल से, गेहूं से, और यानी वो जितने भी खाद्य फसलें हैं उन सब से वो बनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना, जो 2G फसलें हैं वो किससे बनाया जाता है, जो धान का वेस्ट है, गन्ने का वेस्ट है, या फिर अन्य किसी का जो वेस्ट है उनसे, यानी कि जितनी भी कृषि की जो वेस्टेज है जो उन सब से 2G बनाया जाता है। 3G बनाया जाता है एल्गी से, जो पानी में रहती है, मतलब एल्गी जो क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करती है। और जो 4G होती है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको आप GMO बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनसे बनाते हैं 4G। तो आप ये याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक जो लॉन्च किया गया है वो कहाँ पे किया गया था। उसका है राइट आंसर है कि दिल्ली के अंदर वो लॉन्च किया गया है। आप क्वेश्चन ये है कि दिल्ली में कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंस में ये लॉन्च किया गया है। वहाँ लॉन्च किसने किया है, ये दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज द्वारा ये किया गया है। और जो सेंट्रल टिश्यू बैंक के बारे में, इसका फ़ायदा क्या है हमें, तो आपको ये भी याद रखना है, जहाँ पे ह्यूमन टिश्यू को कलेक्ट और स्टोर किया जाएगा। इन टिश्यू को जो उपयोग है मरीजों को ट्रांसप्लांटेशन और सर्जरी में भी किया जा सकता है। और दिल्ली में के इस टिश्यू बैंक का मुख्य रूप से डेंटल सर्जरी और के लिए टिश्यू में उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही CSIR जो है उसने किस वर्ष में अपने जो 84 जो अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो वो कब बनाया है। तो आपको ये याद रखना है 26 सितंबर 1942 को। अब आज उनको 84 जो है फाउंडेशन डे हो चुके हैं।
उसके साथ आपको ये याद रखना है कि जो CSIR है वो होती क्या है, तो उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो 85 स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। जो CSIR के जो प्रमुख हैं, R&D के जो संगठन है, इसमें याद रखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो वर्तमान में जो भारत में इनकी लैबोरेटरीज हैं या फिर इंस्टीट्यूट हैं वो 37 हैं, ये जिसके अधीन ये काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उस सेवा किस देश में शुरू की गई है, तो वो अभी हाल में ही जो राइट आंसर है कतर में वो स्टार्ट की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है NCPI जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है ने कतर नेशनल बैंक के सहयोग से QR कोड आधारित जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है की सेवाएं कतर में शुरू की गई हैं। इस समझौते के तहत QNB जो है जो कतर नेशनल बैंक द्वारा जो और नेट स्टार्स द्वारा संचालित व्यापारियों को POS टर्मिनल और UPI का लेन देन संभव होगा। उसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रवासी के लिए भारत की जो पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर जो है किस राज्य ने स्टार्ट की गई है, तो वो केरला द्वारा वो स्टार्ट की गई है। तो उसके बाद हुआ क्या है, जो केरला के जो CM हैं पिनियार विजयन जो हैं उन्होंने एक नोरका केयर जो है जो फर्स्ट जो हेल्थ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है जो एक्सपर्टीज़ के लिए हैं, जो प्रवासी नागरिकों के लिए हैं। तो ये जो स्कीम है कब से लगी चालू होगी, तो ये 1 नवंबर से होगी। जो स्टार्ट की जा रही है किसके साथ, सपोर्ट से की जा रही है, नोरका रूट से। क्या फ़ायदा है इसका, 5 लाख का तो हेल्थ इंश्योरेंस देंगी, 10 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देंगी एट लो प्रीमियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने 2030 में दुनिया की जो पहली बंद ईंधन जो चक्कर वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की योजना की है, तो वो उसका जो राइट आंसर है रशिया ने ये शुरू की है, रूस ने। तो घोषणा किसने की है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में जो विश्व परमाणु सप्ताह जो मंच है वर्ल्ड एटॉमिक वीक फर्म पर, तो यह योजना है क्या, रूस वर्ष 2030 में दुनिया की जो पहली बंद ईंधन चक्कर जो है क्लोज फ्यूल साइकिल है वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा। यह कहाँ बनेगी, ये टोमास्क जो रीजन है वहाँ पर बनेगी। विशेषता क्या है, यह प्रणाली जो है 95% जो खर्च किए गए ईंधन को पुनः उपयोग करेगी, जिससे रेडियोधर्मी जो कचरे की भारी कमी आएगी और यूरेनियम की मांग भी कम होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो पर्यटन जो दिवस है वो कब बनाया गया, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 27 सितंबर को ये हाल में ही जो विश्व पर्यटन दिवस है मनाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि 27 सितंबर को जो वर्ल्ड टूरिज्म डे विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है, जो अब की बार इसकी थीम थी वो क्या थी, वो थी पर्यटन एंड सतत परिवर्तन, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी जो स्थापना हुई है शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में की थी। कारण यह दिन 1970 में UNTWO जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के नियमों को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत सरकार ने किस संस्थान को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामांकित किया है, तो उसका जो राइट आंसर है IIT मद्रास को। अब हुआ क्या है, IIT मद्रास को नामांकित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के जो डिजिटल व उभरती प्रौद्योगिकी के कार्यालय के तहत कार्यक्रम करेगा, जैसे कि AI के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर और स्किल्स के ऊपर के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्ट केंद्र जो है UN सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर AI के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही फीफा विश्व कप के आधिकारिक रूप जो शुभांकर का अनावरण किया गया है, तो वो एक है क्या, तो जो उसका जो पहला आंसर है वो ये है कि ये सभी हैं, मैपल, जायू और क्लच। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो अगर फीफा की बात करें, फीफा ने हाल में ही 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जो होगा उसके लिए 3 जो मास्कोट हैं जो शुभांकर हैं उनको अनावरण किया है, जैसे कि मैपल, जायू और क्लच। ये तीनों शुभांकर जो हैं टूर्नामेंट के 3 मेजबान देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कनाडा का, मैक्सिको का और अमेरिका का।
तो जो क्लच है वो क्या है, मानव रूपी जो है बॉल्ड ईगल है जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रही है। मैपल क्या है, मानव रूपी मोस जो कनाडा का प्रतिनिधित्व कर रही है। जायू क्या है, मानव रूपी जैगुआर जो मैक्सिको का प्रतिनिधित्व कर रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत में 2025 में रिपोर्ट में चौथा अंक किस मंत्रालय ने जारी किया है भारत में जो बच्चों 2025 का, तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। आपको ये याद रखना है कि जो ये किसने आयोजित की है, तो ये चंडीगढ़ में आयोजित हुई है। तो किसके अंडर हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। और ये भी याद रखोगे केंद्रीय व राज्य जो सांख्यिकी संगठनों का सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 29 ये कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में जो बच्चे 2025 हैं, चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 जो शीर्षक में जो रिपोर्ट में चौथा अंक जारी किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो है बिग बैश जो लीग है में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो, उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अब हुआ क्या है, रविचंद्रन अश्विन ने BBL जो है 15 में सिडनी थंडर के टीम के साथ करार किया है। यह इसके साथ वह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो पुरुष क्रिकेटर बने हैं। क्रिकेटर ने IPL में संन्यास लेने के बाद यह कदम उठाया है। कारण यह है कि BCCI के नियमों के अनुसार वर्तमान जो एक्टिव IPL खिलाड़ी को विदेशी क्रिकेट लीग जैसे BBL, CPL आदि भागों में अनुमति नहीं होती। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य ने जो कैला मामानी जो है पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की है, तो उसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु ने ये जारी की है। अब हुआ क्या है, तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में अंतर्गत 2021, 2022, 2023 में कैला मामानी पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की है। कुल विजेता कितने हैं, 90 जो विजेताओं की घोषणा की गई है, जिनमें साई पल्लवी, अनिरुद्ध, SJ सूर्या आदि शामिल है। और साथ में इन पुरस्कारों की जो की घोषणा की गई है, तो भरतियार जो पुरस्कार, MS सुबा लक्ष्मी पुरस्कार, बाल सरस्वती पुरस्कार जो है ये अलग अलग हैं। भारतीय पुरस्कार जो है वो लिटरेचर के लिए है, जो MS सुबा लक्ष्मी पुरस्कार है फॉर म्यूजिक, और बाला सरस्वती पुरस्कार फॉर अ डांस। अब 2021 के लिए जो अभिनेता है निर्देशक हैं SKJ सूर्या, अभिनेत्री साई पल्लवी, निर्देशक लिगुसामी और स्टंट समन्वयक सुब्रायन व अन्य। 2022 में अभिनेता विक्रम प्रभु, अभिनेत्री GVC ग्रहनाथा, गीतकार विवेक, PROO डायमंड बाबू, स्टील फोटोग्राफर D लक्ष्मीकांतन। 2023 में जो है अभिनेता C मणिकंदन, अभिनेता जॉर्ज मारियान, संगीतकार अनिरुद्ध, गायक श्रेया मोहन और जो गायिका हैं, और नृत्य कोरियोग्राफी सैंडी PRO निखिल मुर्गन को दिया गया। उसके बाद हाल में ही जो चर्चित है रैम्प महिला तत्वर्ण कार्यक्रम का जो संबंध है किस राज्य से है, तो उसका जो राइट आंसर है वो तेलंगाना से वो जुड़ा हुआ है। तो तेलंगाना में हुआ है। महिलाएं उद्योगी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो तेलंगाना सरकार ने रैम्प मतलब राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस शुरू किया है। यह 13 जिलों में 45 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली MSME का जो पहला कोहॉर्ट बैच चुन चुका है। मकसद क्या है, महिला उद्यमशीलता व MSME सेक्टरों में महिलाओं की भागीदारी और प्रदर्शन का बढ़ावा देना। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जूनियर विश्व कप जो रैंकिंग में शीर्ष जो रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय जूडोको कौन बनी है, तो उसका नाम है हिमांशी टोक्सो जो है वो बनी है। अब हुआ क्या है, हिमांशु टोक्सो जो है उन्होंने महिला 63 किलो वर्ग
जो है में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। वह जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जुडोको बनी है। उन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित जो एशिया जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और साथ में ही एशिया का नंबर 1 जुडोको स्थान भी प्राप्त किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।